गुड इवनिंग नंदिता। गुड इवनिंग जैस्मीन एंड पूजा। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट में टाइप्स ऑफ द रिसर्च। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया था। गुड इवनिंग पूजा। चलिए, मैं फिलर फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। फिलर फॉर्म की सोशल मीडिया साइट है। जो लोग अभी तक इससे अगर ज्वाइन नहीं है तो उससे ज्वाइन हो जाएं। और सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, इंस्टा के, व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के लिंक। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यू कराए जाते हैं और मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। ओके, और अगर किसी को प्लेटफॉर्म का कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो ANCS10 कोड लगा कर 10% ऑफ का फायदा ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, आपका जो सिलेबस है इसमें चीजें दी हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल, 3 तरीके के रिसर्च आपको पढ़ने हैं। ओके, जिसमें से आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़िए एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल। दोनों रिसर्च क्या होती है। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि कल आपकी जो क्लास है वो 6 PM वाली जो क्लास है नहीं होगी, सुबह वाली होगी, है ना, 10 AM वाली होगी। ओके, मुझे थोड़ा कहीं जाना था, इस वजह से मैं सोची कि शाम को आ जाऊंगी टाइम से तो ले लूंगी आपकी क्लास, तो हो नहीं पाएगा। ओके, तो इसलिए मैं ऐसा करूंगी कि मैं थोड़ा लेट जाऊंगी, आपकी क्लास 10 to 11 AM क्लास लेके तब मैं जाऊंगी। ठीक है, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, आप लोग कल आप लोग 10 AM ज्वाइन करेंगे, 10 to 11 AM ज्वाइन करेगा, और जो 6 PM वाली क्लास है वो क्या है, क्लोज रहेगी। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को, या फिर क्लास शुरू की जाए। जो भी अभी तक आपको रिसर्च में मैंने पढ़ाया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास आगे करें। ओके, चलिए अब आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है ना। जब आपको कोई भी मतलब आपका जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को अपने हिसाब से समझिए, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। जब हम चीजों को एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं तो वही रिसर्च कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्या होती है, एक साइंटिफिक रिसर्च होती है ना। जैसे कि आप देखेंगे, आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब वगैरह में जाके, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लेबोरेटरी में जाके या फिर फील्ड वर्क कहीं भी करते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या है, एक तरीके से साइंस का पार्ट होता है, वो क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच उसको बोला जाता है।
Experimental research is a study conducted with a scientific approach using two set of the variables. इसमें दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, दो सेट होते हैं वेरिएबल्स के, इनके तहत हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। ओके, कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों के में क्या कॉज एंड इफेक्ट है, यही हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, यही हम चीजें पता करते हैं। Experimental research design defined is the research method used to investigate the interaction between independent and dependent variable. जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। ओके, जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। चलिए, आप क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने क्या लिया है, एक प्लांटर ले लिया है। ओके, इसमें मिट्टी डाल के आपने एक पौधा लगा लिया है, और आपको यहाँ से क्या देना है, वाटर देना है। ओके, इसमें आपको पानी देना है, और इसमें प्लांट की आप क्या कैप्चर कर रहे हैं, ग्रोथ। ठीक है, ये आपका क्या है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ज्योति। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्लांट में पानी डालने से, इसमें वाटरिंग करने से इसकी ग्रोथ कितनी होती है, इसकी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा इसमें से वाटर एंड ग्रोथ में, जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जो वाटरिंग दिया जा रहा है इसको, इसमें से कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। एक बार आप मुझे बताइए, नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाऊंगी उस चीज को, लेकिन मैं देखूं किसी को समझ में आया कि नहीं आया था कल वाली बात। तो इसमें वाटर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या ग्रोथ क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। एक बात तो याद रखिए, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंड होता है, नाम से ही मतलब है कि वो डिपेंड होता है, मतलब निर्भर करता है। वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर रहता है। यस, वेरी गुड। वाटर हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्रोथ क्या है, डिपेंडेंट। यानी आप बताइए कि जो आपकी ग्रोथ हो रही है, ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा या बिल्कुल नहीं होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब उसको वाटर मिलेगा तभी तो उसकी ग्रोथ होगी, है ना। तो ग्रोथ होना डिपेंड करता है वाटर के ऊपर, है ना, कितनी मात्रा में हमको वाटर मिल रहा है। ओके, ये हमारे होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेन मेन पॉइंट आप इसको देखिए। मेन इसका पॉइंट है, ये क्या है, एक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच होता है, मतलब साइंटिफिक विधि से हम ये करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। ओके, ये क्या है, वाटर क्या है, ये इसका कारण है, और जो ग्रोथ हो रही है इसकी इफेक्ट है। इसके कारण, वाटरिंग के कारण प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। ओके, दो पॉइंट इसमें है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप पहचानना सीख गए। ओके, तो ये इसमें तीन चार इसमें मेन मेन यही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, प्रायोगिक अनुसंधान, एक ऐसा अध्ययन है जो दो चर के में हम उसको जो हमारे दो चर हैं उसको उपयोग करने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ओके, प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन ये क्या परिभाषित करता है कि इसमें जो स्वतंत्र चर है और आश्रित चर है ना, स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किसका किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हम कारण और प्रभाव का व्यवहार का इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, इसके स्टेप है, इसके स्टेप आप याद रखिएगा। ओके, फिर आपका क्या आ जाएगा, हिस्टोरिकल वेरिएबल्स।
जितने भी आपके हैं सारे स्टेप याद रखिएगा, कुछ कुछ के स्टेप तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स या वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें कोई भी स्टडी हम करेंगे, कोई भी रिसर्च हम अपना करें, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, हम किस लिए रिसर्च अपना कर रहे हैं। और हमारे वेरिएबल्स, या फिर जैसे देखेंगे दो वेरिएबल्स आपके पास, तो सबसे पहले हमें क्या है, जो चीज करना है उसके पहले हमें उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि हमें करना क्या है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड एम। फिर हम क्या करते हैं, अपनी जिस मेथड से हमको चीजें करनी है उसकी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। और बार बार हम करके, मतलब एक बार वाटर दिए, एक दिन वाटर दिए, कितनी ग्रोथ हुई, 2 दिन वाटर दिए, कितनी ग्रोथ हुई, 15 दिन में कितनी ग्रोथ हुई, मतलब हम चीजों को क्या करते हैं, एनालाइज करते जाते हैं। और फिर जो हमारा रिजल्ट आ गया, जैसे कि हमने एनालाइज एक्सपेरिमेंट किया, हमने रोज उसको पानी दिया, ओके, या फिर आपने ये सोचा कि हम हर तीसरे दिन पानी देंगे, पहले से ही हमारे सब चीजें हमारे डिसाइड रहेंगी, मतलब ये किसमें डिसाइड होंगी, ये हमारे प्लानिंग वाले स्टेप में ही डिसाइड होगी कि हमको 5 दिन में पानी देना है, 10 दिन में देना है, या फिर डेली देना है, या फिर सुबह शाम देना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है, क्या आप देखना चाहते हैं। तो आपने देखा, फिर चीजों को एनालाइज किया कि पहले दिन कितनी ग्रोथ हुई, दूसरे दिन कितनी हुई, तीसरे दिन, या फिर आपको पहले से ही पता है कि आपको 10-10 दिन में ग्रोथ मापना है। ठीक है, जो भी करना है आपको, आप लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। फिर जो आपका डेटा मिले कि एक दिन में आपकी ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है, तो उस हिसाब से डेटा का आप क्या करते हैं, जो आपका रिजल्ट मिला उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब आप कहीं लिखेंगे, चीजों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन पे निकलेंगे कि वाटर देने से कितनी ग्रोथ होती है, कब कम वाटर देने से ग्रोथ होगी या ज्यादा वाटर देने से ग्रोथ, जो भी चीजें हैं उसमें। ओके, किन किन चीजों को उस पर इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजें आपकी क्या आ जाती हैं, फिर आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं आपके। तो ये क्या है, आपके स्टेप है। ओके, है ना, स्टेप है आपका। पहले क्या होती है, हमको ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरिएबल्स हमको पता होने चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, या फिर अपने जो हमारा रिसर्च है उसकी डिजाइनिंग करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करते रहते हैं। फिर जो रिजल्ट आता है उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं, या फिर हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ओके, अगर सब चीजें ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ये साइकिल अपने एक्सपेरिमेंट में दोहराते रहते हैं। हो सकता है एक बार वाटर का देखें, एक बार हम सनलाइट का इस पे देखना चाहें कि सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा, मतलब ऐसी, मतलब चीजें हैं जिसको डालने से उसके अंदर फ्रूटिंग ज्यादा हो रही है। ओके, उसकी मतलब ग्रोथ जब ज्यादा होगी, उसकी ग्रोथ कम होगी, मतलब क्या क्या चीजें हैं, अगर हम चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हम उस पर करते रहेंगे। तो ये सब क्या है, आपके स्टेप है। अब आप देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही क्लियर है कि ये रिसर्च कब की जाएगी, जो चीजें हो चुकी हैं, जो चीजें हिस्ट्री बन चुकी है ना। ऐतिहासिक रिसर्च ये क्या है, किस पे की जाती है, जो चीजें हो गई, जो चीजें होने वाली हैं, क्या उस पर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। ये हमेशा रिसर्च होती है जिसपे हमें चीजों के बारे में, मतलब वो घटना हो चुकी है उस पे हमारी होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो घटना हो जाने के बाद होती है, तो आपकी कौन सी रिसर्च होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। और एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं पॉसिबल है। ओके, हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो हम पहले से कल्पना करते हैं कि हमारा जो रिसर्च है वो हमको ऐसा रिजल्ट मिले, जैसे कि हमने जो अभी देखा एग्जांपल कि वाटर डालने से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो हमको पता है कि वाटर अगर हम डेली डालेंगे या फिर एक इंटरवल के बाद डालेंगे, अगर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, तो प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी। ये हम हाइपोथेसिस अपनी बना लेंगे, हमको पता है कि ये चीज होने वाला है। ओके, तो हिस्टोरिकल में क्या होता है, इसमें हाइपोथेसिस नहीं समझोगा, क्योंकि हमको तो खुद ही ऑलरेडी रिजल्ट के बारे में पता है, जो चीजें हो चुकी हैं उसका उसकी हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, हमको तो खुद ही रिजल्ट के बारे में पता है, क्लियर कट चीजें पता है उसमें। जैसे कि सिंपल से इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उस पे आपको रिसर्च करनी है, तो आपको तो उसका जो उसका डेटा है, उसकी जो हिस्ट्री है, वो तो सारी चीज पता है ना, तो आप उसका हाइपोथेसिस नहीं बना पाएंगे।
क्योंकि आपको सब पता है और बाकी सारी दुनिया को भी बात पता है, तो उसकी कोई हाइपोथेसिस नहीं बनती। तो ये दो चीजें याद रखने वाली चीजें इसमें, जो सबसे ज्यादा अगर है तो हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं इसमें। और इसमें अभी जो आपका हुआ है, अभी जो एग्जाम हुआ है आपका, अब उसको उठा के देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आपका आया गया है कि प्राइमरी डेटा क्या होती है और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, है ना। और ये डेटा आपके रिलेटेड है हिस्टोरिकल रिसर्च से। अभी मैं आगे बताऊंगी प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। पहले आप इसको समझिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ध्यान से इसको समझिएगा। Historical research is a process of collecting and interpreting data about past event or idea। जो भी हमारे पास्ट इवेंट हो चुके हैं, जो हमारे वहां से डेटा मिले हैं, उसी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और उनको इंटरप्रिटेशन उनका करते हैं, मतलब इसको जांचते परखते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ दे अफेक्टेड द प्रेजेंट इवेंट। और इसके द्वारा हम ये जानकारी लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट का इवेंट है वो कैसे पास से इफेक्ट होने वाला है, या फिर हम उससे रिलेटेड आइडियाज को लेते हैं। इसके लिए आपका जो एग्जांपल है कि मान लीजिए जैसे कि कोविड आया, है ना। तो अगर आप कोविड के ऊपर रिसर्च करेंगे तो इसमें आप क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे। जो चीज पिछले हो चुकी है, आपको पता है कि कोविड किसके कारण हुआ था, है ना, कोरोना वायरस आया था, उसके कारण हुआ, इसके और ये कितना ज्यादा इसमें म्यूटेशन हुआ, उसके बाद कितनी कितनी इसकी वैरायटी, मतलब सब चीजें पहले से हो चुकी है। तो इस पे हाइपोथेसिस नहीं है। लेकिन अगर हम कोविड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम अपने अपना हमारा जो आज का प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोबारा ये चीजें न हो। इसके लिए हमने क्या किया है, वैक्सीन वगैरह का बना लिया है, अच्छी मेडिसिन बना ली है कोविड की। तो इससे क्या हुआ, इससे एक फायदा होता है हिस्टोरिकल से कि जो आगे आने वाला हमारा फ्यूचर है और जो आज हमारा प्रेजेंट है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है पिछली चीजों से। इसलिए हम ये रिसर्च करके ये चीजें पता करते हैं और अपनी जानकारी लेते हैं। ओके, इट स्टडीज पॉसिबल reason behind certain event to explain their influence on the event that follow. Historical research mainly rely on first hand information source। सबसे ज्यादा अगर मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च का जो मेन सोर्स होता है वो किस पे ज्यादा विश्वास किया जाता है, जो हमारे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब जो दो तरीके के हमारे डेटा होते हैं। So, such as historical record, book, photographs, later evidence that belongs to the time of the research focus। ओके, जब हम कि अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या किए, जलियांवाले बाग पे रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो हम रिसर्च कैसे करेंगे कि जलियांवाले बाग जहाँ है वहां जाएंगे, चीजों को देखेंगे। अगर नहीं भी जा पाए, कहीं दूर की बात है, अगर रिसर्चर वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो उससे रिलेटेड क्या है, जो बुक्स वगैरह हैं, जो भी वहाँ का रिकॉर्ड है, जो फोटोग्राफ्स है, जो लेटर्स वगैरह है, जो एविडेंस वगैरह है, उसको देखते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे ना कि वहाँ एक म्यूजियम है। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की हुई है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी बुक है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। वहाँ के जो फोटोग्राफ्स है आप वहाँ पे देखेंगे कि दीवारों पे गोलियों के निशान अभी तक है कि कितनी गोली चली थी वहाँ पे। तो ये सब चीजें हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे। सब क्या है, हमारा डेटा। उस हिसाब से हम अपनी रिसर्च करेंगे, उस समय के जो लेटर्स थे, उस समय के जो एविडेंस थे। ओके, तो इन सबों के भरोसे ही हम अपने रिसर्च को करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल, अब आप देखिए इसमें कि एक आपकी होती है प्राइमरी डेटा और एक हमारा होता है सेकेंडरी डेटा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। यस जसविन, वेरी गुड। जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे तो दो तरीके के डेटा हम ले सकते हैं, प्राइमरी डेटा भी लेते हैं और सेकेंडरी डेटा भी लेते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जो उस समय के रिकॉर्ड हैं, ओके, वो हमारे प्राइमरी डेटा होते हैं। और घटना घटने के बाद, ओके, घटना घटने के बाद जो रिकॉर्ड बनते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा।
प्राइमरी डेटा आपको क्या होंगे, तो जलियांवाले बाग की हम बात करते हैं, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो जैसे गोलियों के निशान आपको दीवार पे दिखेंगे, तो वो उस समय के निशान है, न कि वो बाद में बने, है ना। तो वो हमारे क्या है, प्राइमरी डेटा है। वहां पे जो एक कुआं है उसमें कितने सारे लोग गिर गए थे, मारा गया था उनको, तो वहां से अगर हम डेटा ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स है। बाकी उस समय की जो रियल फोटोग्राफ्स है ना, कि कैसा हमारा जलियांवाला बाग में जो लड़ाई हुई थी, कुछ वहाँ पिक्चर्स लगे हुए हैं, कैसे सैनिकों के कैसे कपड़े थे, किस हिसाब से बाकी चीजें, खाना पीना रहन सहन उनका, मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह है, कुछ वहाँ की मतलब पहले समय की जो चीजें यूज हुई थी, जो वहाँ के गन्स वगैरह, वो भी क्या होता है आपका, प्राइमरी डेटा आपका होगा। ओके, मतलब अगर उस समय की कोई चीज हम लेंगे तो वो हमारी होती है प्राइमरी डेटा। और हमारा सेकेंडरी डेटा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा कि उसके बाद का। ओके, सेकेंडरी डेटा कि उस जब आपकी घटना हो गई तो फिर क्या हो गया कि बहुत सारे बुक्स वगैरह पब्लिश किए, उस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स निकाली, है ना। बहुत आर्टिकल्स हमेशा आज भी छपते रहते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, बुक्स आती हैं, न्यूज़पेपर में कोई चीजें आ गई। ओके, और या फिर उससे रिलेटेड किसी ने रिसर्च की हो, सिर्फ आप ही तो है नहीं कि जलियांवाले बाग पे कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की होगी, आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं। ओके, या फिर मान लीजिए वहां के आसपास के लोगों से आप पूछ ले, मतलब कैसे भी करके वो घटना होने के बाद जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं, जो भी चीजें आप डेटा ले रहे हैं, वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। ओके, और जास्मिन जैसे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू क्या है, प्राइमरी सोर्स होता है। तो इंटरव्यू प्राइमरी सोर्स तब हुआ कि जो लोग उस समय के थे, जलियांवाले बाग के समय थे, तब अगर आप उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ओके, लेकिन आज की जनरेशन से अगर आप डेटा लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है अपने आप से, वो आई विटनेस नहीं है। ओके, तो फिर वो क्या होगी, सेकेंडरी डेटा होगी। ओके, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो आपसे पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन 2 महीना 3 महीना पहले ये क्वेश्चन आया होगा आपसे कि प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लोग सेकेंडरी सोर्स के बारे में ही पूछे थे क्वेश्चन में। ओके, आप देखिएगा, है वो ये क्वेश्चन। और क्या है इसमें, क्या होती है, हाइपोथेसिस नॉट पॉसिबल, है ना। पहले ही बताया कि हाइपोथेसिस इसमें पॉसिबल नहीं होती, और ये क्या होती है, एक तरीके की क्वालिटेटिव टेक्निक होती है ना। क्वांटिटी भी हम इसमें लेते हैं, लेकिन ज्यादा अगर अच्छे से बोला जाए, अगर स्टडी करनी है हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हम क्वालिटेटिव मतलब डीप में नॉलेज लेते हैं कि पहले समय में क्या हुआ, कैसे चीजें हुई। ठीक है, तो ये क्या होती है, क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। अब देखिए आप, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ओके, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या है, इसमें आपको पढ़ना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, ये मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में नहीं है ना। जिसमें हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए मेथोडोलॉजी अप्रोच दैट इन्वेस्टिगेट्स रिसर्च क्वेश्चन दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडी इन द डेप्थ। ओके, साइंटिफिक रिसर्च का एक अगर मतलब देखा जाए, नंदिता अभी तो मैं वही बता रही थी, है ना। आपको लग रहा है एकदम समझ में नहीं आया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स को कैसे पता करेंगे। सिंपल सी बात है, जो चीजें उस समय की हैं वो हमारी क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ये मैंने पहले ही बताया अभी तो, कि जो चीजें उस समय की हैं वो क्या है, प्राइमरी है। जो चीजें उसके बाद आपको उपलब्ध हो रही है, जो डेटा आपको, वो सेकेंडरी है। ओके, जैसे कि राम मंदिर जब बनाया गया था, मतलब पहले वाला से जब उसका देखते हैं, राम मंदिर जब गिराया गया था, ओके, तो जामा मस्जिद वगैरह जो वहाँ पे थी, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे अवशेष थे, वो क्या थे, आप कभी अगर जाएँगे, मैं भी गई हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तब ये मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था, बहुत पहले का गया, उसके पहले का गए हुए हैं मतलब। तो वहाँ पे देखिए मतलब कि रामलला का क्या है, एक टेंट बना हुआ, लेकिन उसके पीछे थोड़ी दूर पे और जो मस्जिद गिराई गई थी उसके अवशेष हैं। ओके, तो हमारा क्या है, जब हम आप वहाँ मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाँ वो चीज़ गिराई गई थी, ठीक है, राम मंदिर का जो भी चीज़ें वहाँ पे जो गिराई गई, तोड़-फोड़ की गई थी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका प्राइमरी डेटा है।
और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ने उस चीज को लिखा, पढ़ा, बुक्स थी, फिर बाद में आया जो चीजें, मतलब ठीक है, या फिर किसी ने उसके ऊपर स्टडी की है, आपने उनसे पूछा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमेशा वही होता है कि जो उस समय से डेटा मौजूद हो, वो हमारा प्राइमरी डेटा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तो म्यूजियम वगैरह से जो डेटा हम ले पाते हैं, वो हमारा होता है प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, जो उसके बाद जो चीजें होंगी। ठीक है, एक एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए, है ना, जब आपका राम मंदिर वाला वो जो कांड हुआ था, राम मंदिर वाला, ठीक है, तो उस समय का जो न्यूज़पेपर था, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर से, कि जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या नाम है, उस समय के जो न्यूज़पेपर है, जैसे कि आज आज कांड हुआ राम मंदिर का, ओके, अगले दिन न्यूज में वो न्यूज तो आ गई, उसके बारे में पूरे डिटेल आए होगी कि कैसे क्या हुआ, जो भी चीजें थी उसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका अगर उस दिन का न्यूज़पेपर है तो वो आपका प्राइमरी डेटा हुआ। अगर कुछ दिन बाद, अगर आज भी आप देखेंगे कि न्यूज़ में चाहे आपका न्यूज़पेपर है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू न्यूज़ आती है, तो उसके एविडेंस आते रहते हैं कि ये हुआ तो वो हुआ, फिर सब अपनी बात करते हैं उसमें। तो वहां से अगर आप डेटा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा, मतलब उस समय की जो घटनाएं हो रही हैं वहां से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो आपका प्राइमरी है। उसके कुछ समय बाद से जो इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, किसी ने बुक लिखा, किसी ने आर्टिकल लिखा, किसी ने अपने मन से बताया, किसी का आप पॉडकास्ट सुन के आपको जानकारी मिली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। ओके, ठीक है। और राम मंदिर के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं कुछ इतना पता है, लेकिन पता है क्या नाम है, कि शादी के बाद मुझे पता चला कि मतलब जो मेरे मतलब वो ससुर जी हैं, है ना, फादर इन लॉ जिसको बोलते, जो मेरे ससुर हैं, उनके मतलब जो बाबा थे, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं थे, वो रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव हैं, है ना। आप लोग कभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस समय वो डीएम थे वहाँ के, मतलब उनके समय में ही जो राम मंदिर वाला हुआ था कांड, वो उनके समय में ही हुआ था। तो बाद में जब मेरी शादी हुई तो ये बात मुझे पता चली कि पापा के जो बाबा थे वही थे, डीएम थे उस समय वहाँ के, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव। तो अच्छा लगा मुझको, है ना। चलिए, तो अब समझ में आ गया आपको साइंटिफिक रिसर्च। ऐसा लोग बताते हैं कि जब उस समय ये कांड हुआ था, तो घर पे, मतलब घर के लोगों को भी ये बात नहीं पता था कि राम मंदिर में ये चीज होने वाली है। बस उनको पता था क्योंकि वो तो पहले से ही ये सब चीजें थी कि लोगों को बताई गई थी, है ना। प्रशासन को तो हर चीज पता रहता है ना, कब क्या होना है, बिना उनके हेल्प के तो कुछ हो नहीं पाता ये सब चीजें, ठीक है। तो उनको पता थी, लेकिन जो थे बाबा जो थे, तो वो क्या किए थे, पूरे घर पे, मतलब कि चारों तरफ से पूरी फोर्स थी, एक दिन पहले से फोर्स थी, और वो फोर्स मेरे घर पे बहुत दिन तक लगी रही, महीनों, मतलब एक तरह से सेफ्टी दी गई थी सबको कि ये डीएम है तो हो सकता है इनके घर पे कोई बवाल हो, अगल बगल के लोग कुछ करें ऐसा। तो ये भी सब बातें थी, है ना। चलिए ठीक है, अब बताइए नंदिता, क्लियर हो गया। नंदिता क्लियर हुआ, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा आपको। ओके, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना, हम लोग यही पढ़ रहे थे। चलिए, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम, ये भी क्या है, साइंटिफिक मेथड है, रिसर्च डिजाइन है। इसमें हम जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन है उनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और ज्यादातर इसमें क्या होता है कि प्रीवियसली जो भी हमारी स्टडी हुई है वो इस पर न हुई हो, ठीक है। हम हमेशा नई स्टडी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक तरीके से साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टर है। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, इन डेप्थ स्टडी हो गई है, तो आगे से उस पर नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि ये होता है कि एक बार वो रिसर्च इस पे हो चुकी है, ठीक है, मतलब हमको क्लियर कट रिजल्ट इसका मिल चुका है। इससे क्या होता है, एक्वायर्ड न्यूज साइट आती है, ओके, आल्सो कॉल्ड
इंटरप्रेटेटिव रिसर्च एंड ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, इसमें हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लगाते हैं, मतलब कि जमीनी तरीके से, जमीनी हकीकत से पता करने की कोशिश करते हैं। आउटकम ऑफ रिसर्च प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस लाइक व्हाई, व्हाट एंड हाउ। और इसमें किन क्वेश्चंस का पता चलता है, कोई चीज क्यों है, कोई चीज क्या है, और कोई चीज हमारी कैसे हो रही है, इन सब क्वेश्चंस का हमको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पता चलता है। ओके, इतने लोग जुड़े हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखिए एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी से रिसर्च से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हमको वाई का क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो ये कौन सी रिसर्च होती है? एक्सप्लानेटरी, मतलब कि इस रिसर्च को हम क्यों करते हैं, किसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। कि अगर मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि बादल आता है तो बारिश होती है, तो वो क्यों होती है भाई, है ना। इस पे जो हम रिसर्च करते हैं चीजों पे, मतलब ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, हम डीप में स्टडी करेंगे कि वो चीजें हमारी क्यों हो रही है। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए, जितना आपका सिलेबस में है नहीं। ओके, चलिए अब आप देखिए पार्ट टू, पार्ट बी आ गया। क्या आ गया? अब आपको इसमें पढ़ना है वेरिएबल्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल। ओके, कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स की कैसे हम वेरिएबल का बनाते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसमें आपको क्या क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दोनों तो आप लोग पढ़ लिए, मैं फिर से एक बार बता दूंगी। जो नया है वो आप देखिए, आपको पढ़ना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेंटिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेट वेरिएबल। ओके, तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं इसके और भी टाइप हैं, है ना, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ। ये आपको 5 तरीके के वेरिएबल्स को पढ़ना है। लेकिन अगर मेन कोई वेरिएबल्स होता है तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ही वेरिएबल, दो मेन वेरिएबल होता है, पर उसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपका भी माइंड वहीं तक काम किया होगा कि हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, पर उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हमारे रिसर्च में इफेक्ट करती हैं। वो होती है एक्सट्रेनियस, इंटरवेनिंग एंड मॉडरेट वेरिएबल। फिर आपको पढ़ना है पार्ट टू में ही, आपका पार्ट टू में मेनली क्या है, वेरिएबल्स के बारे में डीप स्टडी है एंड हाइपोथेसिस के बारे में डीप स्टडी है। हाइपोथेसिस कहते किसको है, इसके सोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ओके, जिसमें आपको दिया है कि आपको पढ़ना है 4 तरीके की हाइपोथेसिस पढ़नी है ना, रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और हमारी क्या है, नल हाइपोथेसिस। ओके, फिर हम हाइपोथेसिस का निर्माण कैसे करते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि हम लोग अभी बोल दिए ना, तो ये हम लोग बता देते हैं कि बारिश आ रही है तो हमें छाता लेके आना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन हम रिसर्च में कैसे हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ओके, ये सब चीजें आप इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने का क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक अच्छी हाइपोथेसिस बना पाएंगे। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस, मेनली 2 ही चीजें आपको इसमें पढ़नी है। अच्छा नहीं, उसके आगे भी चीजें हैं, है ना, ये तो आधा ही है। चलिए, तो अभी तक आप पार्ट बी में इतना ही देखिए, फिर आगे जब रहेगा तो मैं उसमें और भी चीजें बताऊंगी, है ना। बाकी आपको स्टेप ऑफ रिसर्च, प्रपोजल कैसे बनते हैं, सैंपल, सैम्पलिंग, है ना, रिसर्च की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टूल्स बनाना, पार्ट टू में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, टाइप्स ऑफ द टूल, टेक्निक ऑफ रिसर्च, बहुत सारी चीजें इसमें पार्ट टू में आपको। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी एक पार्ट आपको दिख रहा है इतना पढ़िए, क्योंकि एक साथ सब चीज देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी आप देखिए कि पार्ट बी में आपको वेरिएबल्स पढ़ लीजिए, हाइपोथेसिस पढ़ लीजिए। ओके, ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले आप देखिए कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने तो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस आपको कर ही दिया है इस चीज को। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जो चीजें वेरी करती हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसको मेजर करते हैं। तो यही होता है ना कि 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, उसी की हम जांच परख करते हैं। ठीक है, रिसर्च आपकी 2 से अधिक वेरिएबल्स पर भी होती है, ऐसा नहीं है कि 2 ही वेरिएबल्स होता है, 2 से अधिक वेरिएबल्स पर भी रिसर्च होती है। तो उसी को हम मापते हैं, जैसे कि वाटर हुआ हमारा और पौधे की ग्रोथ जो हो रही है,
दो वेरिएबल्स हमारे हैं, इसी को क्या करेंगे हम डिस्क्राइब करेंगे अपने फिजिक्स में, इसी को मेजर करेंगे, कम ज्यादा करके देखेंगे, कम पानी दे रहे हैं कितनी ग्रोथ हो रही है, ज्यादा दे रहे हैं कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए वेरिएबल्स हो गए। इन रिसर्च दिस टर्म रिफर्स टू द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ट्रेट एट्रीब्यूट। इसमें क्या क्या होते हैं, किसी की क्वालिटी हो सकती है, कुछ ट्रेट मतलब गुण हो सकते हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, कोई सिचुएशन, मतलब कुछ भी चीजें ऐसी हैं जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो चीजें एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, वेरी करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। फिर देखिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, अमाउंट ऑफ द वाटर। इसमें क्या हो रहा है, प्लांट है आपका, ठीक है, फ्लावर पार्ट में एक प्लांट लगा हुआ, छोटा छोटा प्लांट है, आपने इसको वाटरिंग की, तो उसके बाद इसका क्या हुआ कि प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर दोनों क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, सॉरी एक दूसरे के ऊपर नहीं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ओके, आप इसमें ये चीजें देखिए कि इसमें क्या डिसाइड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो वाटर की बूंद है ये क्या है, थोड़ी सी मीडियम है, ये क्या है, बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी सी कम है। तो जिसमें मतलब मीडियम वाटर आ रहा है उसकी प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, ज्यादा अच्छी हो गई। जिसमें बहुत ज्यादा पानी भर दिया गया तो भी प्लांट की ग्रोथ क्या हो गई, मर गया, प्लांट खराब हो गया। और जिसमें क्या है मतलब बहुत कम पानी दिया गया, वो प्लांट की ग्रोथ मतलब मरा तो नहीं, जिंदा है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी नहीं हो पाई, है ना। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि प्लांट का जो हमारे नंबर्स ऑफ लीव निकल रहे हैं या फिर प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे वाटर इनटेक के ऊपर, कि हम कितना वाटर इसमें दे रहे हैं। ओके, और एक चीज पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप हेर फेर कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। आप वाटर आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, लेकिन प्लांट का ये जो पत्ती का बढ़ना है, प्लांट का बढ़ना, ये आपके हाथ में नहीं है ना। आप इसको नहीं कम ज्यादा कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक चीज है, ये नेचुरली ये होगा, इसको जो समझ में आएगा। कुछ प्लांट देखिए आपके ऐसे भी होते हैं जिनको कम वाटर की जरूरत पड़ती है ना। अगर वो प्लांट यहाँ पे रहता तो इसकी ग्रोथ क्या होती, बहुत अच्छी होती, है कि नहीं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, वो वाटर नहीं होते, जैसे लोटस वगैरह है, पानी कम हो जाएगा उसका, आजकल के लोटस लोग घर में भी लगाते हैं, अगर कम हो जाएगा उसका पानी तो वो क्या हो जाएगा, वो मुरझाने लगेगा या फिर आगे उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। ओके, तो इस पे भी निर्भर करता है, बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च में, ठीक है, बहुत सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये क्या होता है कि पूरी तरीके से आप इसकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और वाटर क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो कि इसी को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब हेर फेर हम इसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेर फेर हम नहीं कर सकते। चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका क्या होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट बात हो रही है ना, हाँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरिएबल विच आर मैनिपुलेटेड और कंट्रोल और चेंज। ओके, आपसे क्वेश्चन इन लाइन से बन सकता है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप समझ के हेर फेर करना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप कितना पानी दे रहे हैं, कब पानी दे रहे हैं, 2 दिन में पानी दे रहे हैं, 4 दिन में पानी दे रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कभी-कभी आप 2-2 दिन पे पानी दे रहे हैं, आगे जाके आप कहीं छुट्टी पे चले गए, फिर आप 10 दिन पानी दे रहे हैं, 10 दिन पे पानी दे रहे हैं उसको, ठीक है? तो ये क्या है, पूरी तरह आपके हाथ में है। तो इस वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इससे उल्टा हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, ओके? अब देखिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द वेरिएबल दैट यू मेजर इन एन एक्सपेरिमेंट, और यही एक वेरिएबल्स होता है जो हम अपने एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही है, हम मेजर यही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही ज्यादा से ज्यादा उसके पे हमारा फोकस रहता है कि क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है।
डिपेंडेंट वेरिएबल में बी आल्सो कॉल्ड द रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, और इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ ही हम इसमें मेजर कर रहे हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ ही रिस्पॉन्स कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, फिर चीजें क्या होती है, कॉज एंड द इफेक्ट। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, कॉज होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब वाटर क्या है, कारण है, और जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, हमेशा इफेक्ट है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स से। अब आप देखिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ओके, अभी तक आप देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप देखिए बीच में और क्या क्या चीजें होती हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये वेरिएबल्स ऐसा होता है दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दैट प्रेजेंटली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द रिसर्च ऑफ द योर स्टडी। ठीक है, ये वेरिएबल ऐसा होता है जिसको हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, पर ये भी वेरिएबल कहीं न कहीं ये भी इफेक्ट करता है हमारे आउटकम को। ओके, जैसे कि मान लीजिए, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, हम वाटर वाला ही लेके एक बार समझाते हैं आपको। आपने पानी दिया, ओके, आप पानी दे रहे हैं और आप उसकी ग्रोथ मेजर कर रहे हैं, पर ये भी हो सकता है कि वो जो पानी है उसकी क्वालिटी कभी बहुत अच्छी आप दे रहे हैं, है ना, एक हफ्ते तक आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का वाटर दिया, कभी क्या हो गया, वाटर उसमें गंदी क्वालिटी का दिया, तो भी तो इफेक्ट करेगा प्लांट की ग्रोथ, है ना। तो वाटर वाटर का भी इफेक्ट करता है, कभी आप जैसे आप देखिए कभी कम पानी दिया, कभी ज्यादा पानी दिया, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होती है। इसका एक और एग्जांपल आप देखिए कि टीचर के पढ़ाने से बच्चों की नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, हमको ये देखना है कि टीचर के पढ़ाने से बच्चों की कितनी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, उसके अंदर या फिर कोई भी स्किल कितनी आ रही है। तो टीचर का जो पढ़ाना है ना, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बच्चों की जो लर्निंग हो रही है वो क्या है, डिपेंडेंट। बच्चों की लर्निंग इस पर डिपेंड करेगी कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है। तो टीचर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है, और बच्चों की जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन बीच में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल किसमें आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी है। अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है ना, तो क्या मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी, है ना, कोई और प्रॉब्लम है ना, हम मेंटली कुछ परेशान है आज, तो हम अच्छा पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई काम है, मैंने एक हफ्ते के लिए क्लासेस बंद कर दी, ओके, तो वो क्या होगी, आपकी लर्निंग वहाँ प्रभावित होगी, होगी कि नहीं होगी आप लोग की। तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है। ये पता नहीं चलता, ये मेजर नहीं किया जा सकता, हम बस इतना ही मेजर कर पाएंगे कि मेरे पढ़ाने से कितने लोगों का नेट निकला, यही हम क्या करेंगे, मेजर कर पाएंगे। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे, कि जो हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग हम आपको जो दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस दिन मैं खुश हूँ उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो सकता है मुझे टाइम कम हो सकता है मुझे मेंटली कोई प्रेशर हो, या फिर हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है ना, सिस्टम नहीं काम, तो भी दिमाग खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, कि सही से चल नहीं रहा, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, कैसे पढ़ाऊँ, है ना, या बीच-बीच में कभी-कभी कट जाता है, तो मैं पूछती रहती हूँ, अच्छा कट गया क्या? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? है ना? तो ये क्या होता है, बीच-बीच में भी वेरिएबल्स आते रहते हैं, ये क्या है, एक्सट्रेनियस या बाहरी चर आप इसको कहते हैं। हाँ, वेरी गुड नंदिता। और इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा आउटकम आ रहा है, उस पे इफेक्ट पड़ता है, ओके? तो ये एक तरीके से हम रिलेशनशिप देखते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के द्वारा। ओके, पॉइंट नंबर 2। एक प्रयोग में एक बाहरी चर कोई भी चर है जिसकी जांच नहीं कर सकते, है ना, रोज रोज मेरा कोई मेंटल लेवल नहीं जांच पाएगा कि क्या है आज, जो आपके शोध अध्ययन के परिणामों को संभावित रूप से प्रभावित करता है। इससे हमारे आउटकम को क्या होता है, प्रभावित होता है, जो कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्या कंडीशन है। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो बाहरी चर स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध के बारे में गलत निष्कर्ष भी निकल जाते हैं, है ना। अगर रोज रोज कोई अगर परेशानी हो रही है तो आपका जो लर्निंग है
वो पूरी तरह से अच्छा नहीं हो पाएगा, आप इफेक्ट पड़ेंगे उसको। इंटरवीनिंग वेरिएबल है ना, इंटरवीनिंग वेरिएबल भी क्या है? एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये वेरिएबल्स आपका क्या होता है? इंटरवीनिंग का मतलब इसको बोलते हैं मध्यवर्ती या हस्तक्षेप चर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये हो जाएगा कि ये वेरिएबल ज़्यादा ध्यान देते हैं हम, जो डिपेंडेंट हमारे वेरिएबल्स हैं इसमें ही आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम तो आपको क्लास करा रहे हैं, ओके, हम सारे बच्चों को एक ही वीडियो दे रहे हैं, एक ही तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सारे बच्चों की आईक्यू लेवल सेम है? सेम तरीके से उनके दिमाग में बात वो चीज़ घुस रही है? हो सकता है आप लोगों के भी साथ भी प्रॉब्लम हो, नेटवर्क वगैरह कभी-कभी इश्यू आ रहा हो। कुछ लोग ऐसे जगह से होंगे जहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं आता है। कुछ लोग मेंटली प्रेशर में हैं, है ना, कि मेरा जो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, ठीक है। घर पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, कहीं पढ़ाने जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? घर पे शांत माहौल नहीं मिल पा रहा है। सबकी प्रॉब्लम अलग-अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरवेनिंग वेरिएबल। मतलब बीच-बीच में ये चर आते हैं, बीच-बीच में ये चीज़ें होती रहती हैं, मध्यवर्ती होती हैं, क्योंकि दोनों का रिलेशन बनाती हैं और ये बीच-बीच में कभी-कभी ये चीज़ें आती रहती हैं। ये भी क्या है? ये भी वेरिएबल्स हैं, ये वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ 100% आपको पहुँचेगा, ठीक है? 100% तो कभी नहीं पहुँचेगा। कुछ लोगों को 90-95% तक पहुँच रहा होगा। कुछ लोगों को कम पहुँच रहा होगा, 80% बात समझ में आ रही है। ओके? ये आपका होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप आप लोग को बात समझ में आई होगी। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर पढ़ते हैं। कल 6 PM वाली क्लास बंद रहेगी, कल 10 AM वाली क्लास आपकी खुली रहेगी, ठीक है, सब लोग आएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक जो आपने पढ़ा है? मैं कल फिर से एक बार वेरिएबल्स आपको बताऊंगी। ओके, हाँ, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं? प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है ना, जो हमारा आउटकम आता है उसमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सबको अच्छे से रिसर्च समझ में आ रहा है? प्लीज़ आप लोग सही से बताइएगा, ठीक है? मैं पता नहीं, मुझे रिसर्च पढ़ाती हूँ तो मुझे खुद से बहुत टेंशन होती है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा-सा नया टॉपिक होता है ना, जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए एकदम नया टॉपिक है। बाकी जितने भी यूनिट है आप कहीं न कहीं उसको पढ़े हैं। ओके, तो वो पढ़ाने में मुझे टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब मैं रिसर्च पढ़ाती हूँ तो मुझे, क्योंकि जब मैं रिसर्च शुरू-शुरू में जब मतलब मैं नेट की प्रिपरेशन करना शुरू की थी, तो मुझे एकदम नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या है ना? कोई कोचिंग जॉइन नहीं किया था। अपने से पढ़ाई शुरू में, मतलब शुरू में अपने से शुरू किया था, तो मुझे एकदम समझ में नहीं आता था, ये चल क्या रहा है ना? तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि आपकी कंडीशन भी तो वैसी नहीं है कि एकदम मेरे पढ़ाने पे भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके? ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? मुझे भी सुन के अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके? चलिए फिर आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। ओके? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अच्छा, अच्छा। ओके। हम तो जब एमएड कर रहे थे तब हमको रिसर्च मिला था। लेकिन मेरी क्लासेस उस समय ऑनलाइन चलती थी ना, कोविड के समय हमने लिया था। 2020 में मैंने एडमिशन लिया था एमएड में, तो उसी में पहली बार हमको रिसर्च आया। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है कि मतलब उतने अच्छे से टीचर लोग भी नहीं पढ़ा पाते हैं और मुझे भी उतनी वो नहीं पता था, मतलब घर का भी था ना कि बेबी मेरा उस समय बस 1 ईयर का था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। उतना समझ में आ नहीं पाता था चीज़ें। लेकिन जब फिर अपने से पढ़ना शुरू किए, कोचिंग वगैरह में पढ़े, तो फिर ज़्यादा अच्छे से फिर चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, फिर पढ़ते-पढ़ते आदत हो जाती है पूजा, है ना? एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब तो पढ़ाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब पढ़ाती हूँ तो 10 तरीके के एग्ज़ाम्पल आते हैं, 10 तरीके की बातें आती हैं, कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, अब नहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, जब अपने पढ़ने शुरुआत किए थे 2020 में तो प्रॉब्लम होती थी मुझे, कि नई चीज़ थी ना इस वजह से। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सबको।